प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस में ही आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने दो क्वेश्चंस किए थे, है ना। एक तो हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम लॉ किया था और नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम लोग थोड़ा उसमें आगे बढ़ेंगे। आज बेसिकली हमें दो क्वेश्चंस करने हैं। वो कितने इम्पॉर्टेंट है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे वो लगे कि वो इम्पॉर्टेंट हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, इसलिए उन दो क्वेश्चंस को करेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्ट हैं बेसिकली, और ये आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट इन आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस द वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ mod of alpha beta, this is the inner product of this one, is equals to norm of alpha into norm of beta। यानी कि किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिंदी में इसको बोलते हैं आंतर गुणन समष्टि, में अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि रैखिकता परतंत्र होते हैं यदि और केवल यदि ये शर्त पूरी हो रही हो। ठीक, अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया, रैखिकता परतंत्र या लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और कोई दो वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ में है तो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट मान के चलना है, ये प्रूफ करना है, और फिर ये मान के चलना है और लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो आइए ज़रा इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो सल्यूशन हैं उसमें मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। माना अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र है। देन वन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ लीनियर as scalar product of other। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अदर, इट मीन्स दैट कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी एक को दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो किसी एक वेक्टर को अन्य वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए, ये बात भी मान ली हमने। तो इट मीन्स दैट ऑफ अदर से अल्फा इज इक्वल्स टू ए इंटू बीटा वेयर ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक, तो हमने मान लिया कि भाई जो अल्फा वेक्टर है वो ए बीटा के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर जो ए है वो एफ का एलिमेंट है। एफ मतलब फील्ड का एलिमेंट है। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ ए बीटा, हाँ या ना। और अगर आप ए नॉर्म ऑफ बीटा की बात कर रहे हैं तो वास्तव में ए जो है वो एक स्केलर है, और जब वो नॉर्म के बाहर से आता है तो बेसिकली वो क्या बन जाता है, मॉड्यूलस के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। ये भी हो गया। तो अब अगर इसमें दोनों और हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, बीटा का, तो नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा is equals to modulus of a into norm of beta square। इसको नाम दे दीजिए आप 1। ठीक है, ये दोनों और आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नॉर्म ऑफ बीटा। आपने नॉर्म ऑफ बीटा से दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया तो एक एक्सप्रेशन मिल गया। अगेन अब जरा ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो भैया ये आ जाएगा अल्फा, तो ठीक है, सॉरी अल्फा की जगह आप क्या लिख देंगे, ए बीटा, क्योंकि आपने ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए बीटा लिया है, और बीटा की जगह बीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनर प्रोडक्ट की बेसिकली, तो ये ए बाहर आएगा, तो ए जब बाहर आएगा तो वो ऐसा बनेगा,
मॉड्यूलस के अंदर, और ये आपके अंदर पास में आ जाएगा ये है ना मॉड्यूलस और बीटा बीटा। तो वास्तव में बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट आपस में नॉर्म ऑफ बीटा बन जाता है। सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली, और रूट नहीं है तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर बेसिकली। तो आपके पास में क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। और अब यहां पर देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर आप इसको 2 नाम दे दें तो 1 और 2 की राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। सो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से, बाय 1 एंड 2 क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो भैया एक चीज तो प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गई? प्रूफ ये हो गया कि यदि अल्फा और बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जो इक्वालिटी है या जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है। ठीक है, करा कैसे? पहले आपने लीनियरली डिपेंडेंट माना एक दूसरे दोनों वेक्टर्स को, तो अब लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, आपने कर दिया। फिर एक बार इसी का ही नॉर्म ले लिया और दोनों और नॉर्म ऑफ बीटा का मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बनाएगा, मतलब जो ये चाहिए था वो आपने ले आया। फिर आपने इसका यूज करके अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर एक रिजल्ट लिया है और दोनों की मदद से ये प्रूफ कर दिया। अब ये मान के चलेंगे और दिखाएंगे कि जो अल्फा और बीटा है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। आइए जरा कन्वर्स पार्ट करते हैं। तो कन्वर्स करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट क्या मॉड्यूलस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ यानी कि अब इसमें अपन कंडीशन लेते हैं। भाई अभी तो ये अल्फा और बीटा 2 वेक्टर्स थे बस, केवल हमें ये नहीं पता था कि इनमें से कोई 0 वेक्टर था कि नहीं था। तो अगर इनमें से कोई एक 0 वेक्टर हो जाएगा तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। इफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर बीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड 0 हो गई। ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का 0 के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो ये जो है ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का अगर 0 वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इट ऑलवेज 0। ये आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब इनर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सो दिस इंप्लाइज फॉर बीटा इज इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे देते हैं 3 होल्ड्स या होल्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक वेक्टर के 0 होने से ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड हो रही है। अब इक्वालिटी होल्ड हो रही है और एक वेक्टर 0 है, तो अब इससे क्या पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इससे ये पता चलेगा सो वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा यानी कि अल्फा कॉमा 0 आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज one of them is 0 vector। तो हमें ये पता है भैया कि 0 वेक्टर अगर किसी एक वेक्टर को ले रहे हैं तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, लेकिन इक्वालिटी होल्ड कर गई है ना, और
जीरो वेक्टर किसी को अगर लेते हैं तो मतलब अल्फा और बीटा का जो सेट बनेगा उसमें से एक वेक्टर जीरो आ गया। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स में कोई एक वेक्टर अगर जीरो है तो जीरो वेक्टर को रखने वाला जो सेट है वेक्टर्स का वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो मतलब क्या हो गया कि दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो मतलब दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये एक काम हो गया। कब? जब इनमें से कोई एक जीरो हो जाए। अब दोनों जब जीरो ना हो, सपोज दैट अल्फा बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो। अल्फा और बीटा मान लीजिए कि जीरो नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर जीरो नहीं है तो भैया किसी की वेक्टर का भी आप नॉर्मल लेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। तो सपोज दैट कि आपने दोनों जीरो नहीं लिए तो हमने एक वेक्टर लिया है कि भैया वेक्टर बीटा का जो नॉर्म है वो भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सो नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये चीज आपने देख ली। अब आप इस पे आ जाइए, ये 3 से बाय 3। सो बाय 3 ये जो था ना इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। इससे नॉर्म ऑफ बीटा को इसके नीचे ले आइए तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो नॉर्म होता है वास्तव में एक स्केलर होता है ना। स्केलर कह लीजिए, रियल नंबर कह लीजिए। तो ये भैया एक स्केलर है, रियल नंबर है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा, है ना। ये ऐसा ले लिया हमने, ठीक, ओके। एंड दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा। हमने एक्चुअल में, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों ले लिया अपनी मर्जी से। हमने इसको इसलिए लिया है, हमें क्योंकि आगे चल के एक ऐसा नॉर्म लेना है जिसमें कि बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा एक यूनिट वेक्टर की तरह काम कर जाए, इसलिए हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया। अगर हम यहाँ पे चाहते तो नॉर्म ऑफ अल्फा से भी डिवाइड कर सकते थे, तो उस केस में हम लोग नॉर्म ऑफ अल्फा को अल्फा के नीचे लेते। हमें किसी भी तरह से यूनिट वेक्टर बनाना है, एक्चुअल में जो रिजल्ट हमें लेकर आना है उसके लिए है ये सब काम, ठीक है। तो आपने भैया ये कर लिया है। अब आप क्या करिए, और वी कैन राइट नॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पर नॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा केवल मॉड्यूलस, है ना, बिकॉज स्केलर वो है ना ये। सो इसको आप लिख देंगे इस तरह से। नाउ यू कैन राइट दिस मॉड्यूलस अल्फा और इसको नाम दे दीजिए एक वेक्टर गामा। तो ये आपने गामा नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए 4 वेयर गामा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा। और अगर आप ध्यान से देखें ये हो गया, एंड गामा का जो नॉर्म है वो है 1। गामा का जो नॉर्म है वो है 1, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो गामा जो है वास्तव में एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, बिकॉज इसकी जो लेंथ है, इसका जो नॉर्म है वो कितना होगा? हमेशा 1 होगा। तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने तो इसे मान लिया आपने गामा वेक्टर, और आपके पास में एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन आगे काम आने वाली है। मॉड्यूलस ऑफ अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा। इसका ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 ये आगे आपको काम आएगी। नाउ अब हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए एक नॉर्म को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसकी मदद से अल्फा और बीटा में लीनियरली डिपेंडेंसी का रिलेशन लाना है। आइए ज़रा उसको करते हैं। तो ये मुझे मिटाना होगा। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इतना पूरा पोर्शन मिटाने वाला हूँ, ठीक। नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ बच्चों, अब ज़रा इस नॉर्म के ऊपर फोकस करिएगा, है ना। नाउ कंसीडर नॉर्म ऑफ अल्फा कॉमा ए नॉट ए
अल्फा गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर। आप इसके ऊपर फोकस करिएगा, मतलब आप ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ गलती कर गया, इट इज अल्फा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा इंटू गामा। मतलब कि आप इस वेक्टर का क्या लेने वाले हैं, नॉर्म का स्क्वायर लेने वाले हैं। तो किसी भी वेक्टर के नॉर्म का स्क्वायर का मतलब यह है कि उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लें P, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये मिटा देते हैं, हटा दो यहां से, तो इसको आप लिख देते हैं दिस वन अल्फा माइनस, थोड़ी देर के लिए इसे P मान लीजिए, P इंटू गामा का नॉर्म स्क्वायर। ठीक है, वेयर P का मतलब है अल्फा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट एंड P बार का मतलब है गामा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट या फिर अल्फा गामा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बात एक ही है, आपने प्रॉपर्टीज में देखा है इनर प्रोडक्ट के। अब लुक एट दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू, भाई ये आपस में क्या होगा, ये बनेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस पी गामा कॉमा अल्फा माइनस पी गामा, ये बनेगा। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, मतलब इनर प्रोडक्ट का यूज करिए, जो भी प्रॉपर्टीज या थ्योरम आपने पढ़ी है। तो भाई पहले एक काम करते हैं कि पहले इसके ऊपर इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा माइनस पी गामा, और ये आ गया, नाउ माइनस आ गया, और फिर आ जाएगा P, ये P तो बाहर आ जाएगा, P को आप चाहो तो बाहर कर दो, ये P बाहर आ गया, और इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा कॉमा अल्फा माइनस P गामा। ठीक, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट, फिर माइनस ये आ जाएगा P बार, है ना, ये यहाँ पर आएगा P बार, और ये आ जाएगा आपके पास में अल्फा का गामा के साथ में इनर प्रोडक्ट, फिर ये माइनस P को एज इट इज रहने दीजिए, ये आ जाएगा गामा का P के साथ में, सॉरी अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा P बार और गामा का गामा के साथ में इनर प्रोडक्ट, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट। तो अल्फा और गामा के इनर प्रोडक्ट को आपने P नाम दे दिया है, तो ये आ गया P बार इंटू P माइनस अल्फा और गामा, अल्फा गामा, तो गामा और अल्फा के इनर प्रोडक्ट को P बार नाम दिया है, तो ये हो जाएगा P इंटू P बार, ये माइनस माइनस प्लस P इंटू P बार, P इंटू P बार, और गामा का गामा के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा गामा का नॉर्म और उसका स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें से दो को काट दीजिए क्योंकि एक जैसे ही हैं, तो ये प्लस से ये प्लस कट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस P इंटू P बार। तो P इंटू P बार मीन्स व्हाट, ये आपको समझना होगा कि P का जब P बार के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ P स्क्वायर। आई रिपीट, यही होता है ना, Z इंटू Z बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर होता है, ये Z इंटू Z बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर होता है। तो यही हमने इसी कॉन्सेप्ट से ये लिख दिया। अब भाई गामा जो था वो यूनिट वेक्टर था, तो नॉर्म ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया, तो इट इज प्लस 1, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस 1 आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या मिलने वाली है चीज़ें। लुक एट दैट, ये जो P था, P क्या था आपके पास में, अब P आपके पास में ये है और इसका क्या लेना है आपको, ये मॉड्यूलस ऑफ P स्क्वायर आ गया। सो दिस इज गामा, सॉरी अल्फा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस इसको आप लिख देंगे कितना, इसको आप लिख देंगे मॉड्यूलस
मॉड्यूलस अल्फा कॉमा गामा होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, होल स्क्वायर। ओके, इसको एक बार देख लो, कुछ गलती तो नहीं हुई है। ओके, ये गामा 1 हो गया था ना, ये और ये तो कट गए थे, तो फिर आपने ये 1 क्यों लिख रखा है अलग से, तो ये हटाइए भाई, ये गलती थी, सॉरी। तो ये आपका हटा दिया आपने। अब ज़रा ध्यान से देखिए किसको, 4 को। नाउ 4 को देखिए, 4 आपसे ये कहता है कि ये जो गामा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट और उसका जो मॉड्यूलस है वास्तव में ये नॉर्म ऑफ अल्फा के बराबर है। तो मतलब ये जो स्क्वायर हो रहा है वास्तव में ये और कुछ नहीं, अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। ये और ये आपस में बराबर है, किससे, बाय 4। तो बाय 4 से जब आपस में बराबर है तो भैया इनका जो नेगेटिव है आपस में जो माइनस साइन लगा है वो इनको 0 बना देगा। इट मीन्स दैट कि आप ये जो लेके चले थे, ये वाली चीज कौन सी, ये जो आप लेके चले थे कि नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस पी गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आप इसको 0 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस पी गामा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस पी गामा, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू पी गामा, और इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इज इक्वल्स टू पी का मतलब क्या है, व्हाट इज पी, पी इज दिस, तो पी इज अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट और गामा एज इट इज। नाउ व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज गामा, गामा क्या है, गामा है आपका, आपने यही कहीं लिख रखा था, गामा है बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा, तो दिस इज बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा, और ये फिर बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो नॉर्म ऑफ बीटा है आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप जब बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा एंड डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर, ये इसके कारण, और इनटू बीटा, ये जो बीटा चल रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वन, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये नॉर्म क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और ये बीटा वेक्टर है। मतलब कि आपने कर क्या दिया, ये यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, आपने कर ये दिया है कि अल्फा इज इक्वल्स टू, सपोज दैट दिस इज अ सी, एनी स्केलर सी इंटू बीटा, तो आपने अल्फा को सी इंटू बीटा के रूप में लिख दिया है, वेयर सी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस बिलोंग्स टू आर और सी। ओके, दिस बिलोंग्स टू फील्ड, बेसिकली ये फील्ड का एलिमेंट होगा जो कि सी भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। तो ये आपका एक स्केलर हो गया, और अल्फा को आपने एक, मतलब अल्फा बीटा के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। आप चाहे तो इसके बाद में लिख भी सकते हैं कि इट मींस दैट कि अल्फा कैन बी रिप्रेजेंट एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा, यानी कि अल्फा को बीटा के अदिश गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो अतः अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये आपका थ्योरम यहां पर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आप लोगों को यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ज्यादा दिक्कत जा सकती है आपको यहां पर। मतलब आपको ये जो वेक्टर है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भाई ये अपने को कंसीडर करना है, मतलब कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ में हमें आगे बढ़ना है। बेसिकली ये थोड़ा सा वो आपको प्रयास करना पड़ेगा, और इसको भी मेरे हिसाब से अगर आप लिंक बना लेंगे कि भाई कैसे इस वेक्टर को वो करना है, तो ये जो बीटा अपॉन बीटा बना है तो वास्तव में अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा अपॉन बीटा का नॉर्म और इंटू बीटा अपॉन बीटा का नॉर्म। एक तरह से इसको अगर गामा आप लेते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी फिर जब इस इनर प्रोडक्ट को जब आप पी लेके चलेंगे तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ कर लेना है। बस यहाँ पर आप जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 यूज़ कर लीजिएगा, एंड देन उसके बाद तो पूरी जो स्थिति है वो क्रिस्टल क्लियर
हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपने ये जो पहला क्वेश्चन था इफ एंड ओनली इफ वाला, कि अगर दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो ये इक्वालिटी होल्ड होती है, ये आपने प्रूफ किया। ध्यान दीजिएगा ये केवल लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के केस में है, अदरवाइज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में आपने यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन पढ़ रखा है। यस और नो? यस। नाउ अब इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा है। ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्म होता है वो एक रियल नंबर होता है, ठीक, एक रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। देन अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये है कंडीशन तो अल्फा और बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब उसके फेवर में फिर आपको कुछ बताना पड़ेगा कि भाई अगर लीनियरली डिपेंडेंट है दो वेक्टर्स तो ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। अब आइए जरा पहले तो भाई ये कंडीशन को लेके लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इजी, आइए जरा फटाफट करते हैं काम। सॉल्यूशन इसका करते हैं। नाउ अब लुक एट दैट गिवन। सो आपको गिवन है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दैट, ध्यान दीजिएगा कि ये तो जो नॉर्म की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा कॉमा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये बनेगा फिर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही, तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये राइट हैंड साइड तो ऐसी चलती रहेगी, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर फोकस करिएगा। अब आप इसका क्या कहते हैं, जो डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करिए। तो ये बनेगा सबसे पहले इसे इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, तो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज चलने दीजिए, लिखते रहिएगा इसको। अब इसको करेंगे तो ये बनेगा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज चल रहा है। ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा अल्फा बीटा इज ओके, और ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा बीटा का बार, और प्लस ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अब भाई इधर पे जो चल रहा है उसमें ये नॉर्म ऑफ बीटा से नॉर्म ऑफ बीटा कट जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा से नॉर्म ऑफ अल्फा कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास में, राइट साइड में आपके पास में बचेगा 2 नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, हाँ या ना, ओके। एंड इधर क्या बचेगा, ये बचा आपके पास अल्फा बीटा और उसका कॉन्जुगेट। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में जोड़ा जाता है तो कॉन्जुगेट पार्ट कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता ही है क्या, कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z आता है, बेसिकली 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो ये भी क्या आ जाएगा, दिस इज द 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा, यस और नो। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, एंड दिस वन ये आपके सामने आ गया, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है वो हमेशा मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, या सिंपल मॉड्यूलस ऑफ z में बोलूं तो उससे हमेशा क्या होता है, छोटा या बराबर हो सकता है। आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस से छोटा होता है या बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए
कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 3i, तो भैया ये इसका रियल पार्ट है। अब इसका मॉड्यूलस जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 4 + 9, तो मॉड्यूलस ऑफ 13। तो 13 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किससे? 2 से। इट्स 3 पॉइंट समथिंग, तो इट मीन्स ये मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा बड़ा ही आना है। पक्का आया कि नहीं बात समझ में? ना 2 से 2 कट गया। इट मीन्स दैट कि अगर हम यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट की जगह पर मॉड्यूलस लिखेंगे तो भाई ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल, भाई ये चीज़ बड़ी हो गई। आप यहाँ अभी तक आपस में दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे आपने बड़ी चीज़ लिखी तो ये बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर था और आपने यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ लिखी है तो ये चीज़ बड़ी हो गई। नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, हाँ ये ना। अब भाई इसको नाम दे दीजिए 1, राइट, इसको 1 नाम दे दीजिए। बट बाय कॉशी-श्वार्ट्ज, ओके, यहाँ पर कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों कि मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर ये उल्टी है, यहाँ पर इस तरह से है। तो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2 आप क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। और अभी थोड़ी देर पहले आप प्रूफ करके आए कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इफ एंड ओनली इफ में किया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये हटा देते हैं, आप लिख देंगे सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए भाई कि सर आपने तो अभी ये क्वेश्चन प्रूफ कराया था इसलिए आपने तो बोल दिया कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन पेपर में क्या करेंगे? तो पेपर में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ modulus of this one is equals to this one. So by this result alpha and beta are linearly dependent, ये आप लिख देंगे। हो गया। अब कन्वर्स वाला पार्ट। अब कन्वर्स हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल लेंगे। लेट अल्फा मान लीजिए 1 0 -1 और बीटा मान लीजिए -3 0 और +1। आप सॉरी यहाँ पे +3 लीजिएगा, है ना, ये ले लीजिए +3। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि क्लियरली आप बीटा को लिख सकते हैं -1 इंटू अल्फा, यानी कि -1 इंटू सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, -3 इंटू अल्फा, यानी कि -3 इंटू 1 0 -1। अगर आप इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमने ऐसे 2 वेक्टर सिलेक्ट करे हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हों। अब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं दोनों। अब हम ये दिखाएंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के बाद भी ये शर्त पूरी नहीं हो रही है ना। कन्वर्स मतलब इसका सत्य नहीं है, इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं है। जबकि अगर ये होता है तो अल्फा बीटा लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि परतंत्र हो सकते हैं, लेकिन परतंत्र है तो जरूरी नहीं है कि ये भी हो। इसीलिए क्वेश्चन में उसने कहा था ना कि जो कन्वर्स है वो सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें उसके लिए एक फेवर में एग्जाम्पल दे देना है। तो भैया ये लीनियरली डिपेंडेंट तो हो गए। अब लुक एट दैट, अब यहाँ पे आप नॉर्म ऑफ अल्फा निकालिए। तो ये नॉर्म ऑफ अल्फा जब आप निकालेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। जब नॉर्म ऑफ बीटा निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 9 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 3√2, यानी कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 2 + 3√2 + 3√2 यानी कि 4√2। अब आप ध्यान दीजिएगा, नाउ अब आप अल्फा प्लस बीटा यानी पहले अल्फा और बीटा को ऐड करिए। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ज़रा 1 0 -1 प्लस
-3 0 +3, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +2। अब नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 + 4, यानी कि दिस इज 2√2। यस और नो? अब इन दोनों को देखिए, ये कितना आ रहा था 4√2 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2√2। क्या आपस में इक्वल है दोनों? नहीं है इक्वल। सो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा नॉट इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज। मतलब ये जरूरी नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंट हो तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो। ठीक है, इज इक्वल इक्वल नॉट इक्वल है ना, ये नॉट इक्वल है। ठीक, इफ अल्फा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि अल्फा और बीटा क्या थे? लीनियरली डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से बच्चों ये वाला जो सेक्शन है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस का, जिसमें मुझे ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो इसलिए मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किए इनको। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस के ऊपर बात करना शुरू करेंगे, जिसमें आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बेसिस फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसके बाद बेसिस इनइक्वालिटी और उसके बाद जो ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है उसके ऊपर आएंगे। तो हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं अपना। ओके, थोड़ा समय की कमी के कारण मैं पूरे वीडियो लेक्चर्स उस गति से नहीं बना पा रहा हूँ जिस गति से पहले कभी बनते थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रयास करिएगा कि आप अपने स्तर पर थोड़ा पढ़ाई जारी रखें और पूरी तरह से डिपेंडेंसी मेरे ऊपर ना हो। मैं अपनी रफ्तार से धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। ठीक, तो आप थोड़ा अपनी ओर से प्रयास जारी रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स या अपलोड्स हो रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कृपया मेरे पास ना भेजें, बिकॉज मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरी इस वीडियो लेक्चर के संदर्भ में पूछें जो मैंने आपको डिलीवर किया है यहाँ पे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।